आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये हर तरीके से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप तो देखिए जानते हैं कि मैंने आपको कई बार ये बताया है कि गवर्नमेंट के दो रिसीप्ट होते हैं, एक रिवेन्यू रिसीप्ट होते हैं और एक कैपिटल रिसीप्ट होते हैं। जो रिवेन्यू रिसीप्ट होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं टैक्स रिवेन्यू और दूसरे होते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू। इनके बारे में मैं आपको कई बार डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। टैक्स रिवेन्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में दो टैक्स आपके आते हैं। पहला आता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि जिस व्यक्ति के ऊपर इम्पोज किया जाता है उसी व्यक्ति को उसे पे करना पड़ता है। जब परसों मैंने आपको क्लास में सारा टैक्स स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने बताया था कि इस साल जो है हमें 14 पैसे जो है वो टोटल इनकम टैक्स से रिटर्न के रूप में आएगा, क्योंकि 6.38 करोड़ लोगों ने इस साल इनकम टैक्स भरा है। दूसरा टैक्स जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स है, जिसे हम निगम कर कहते हैं, जो कि कंपनियों के ऊपर लगाया जाता है। चूंकि गवर्नमेंट ने इसको पिछले साल काफी घटा दिया है और इसका टैक्स रेट जो है घटाकर 30% से 15% कर दिया गया है, इसलिए इससे इस बार जो है जो मनी कंट्रीब्यूट होगा वो केवल 13 पैसे होगा, जबकि लास्ट ईयर तक इससे 18 पैसे कंट्रीब्यूट होता था। और ये सबसे बड़ा टैक्स था जिससे सबसे ज्यादा अमाउंट में टैक्स रेवेन्यू के रूप में गवर्नमेंट के पास टैक्स आता था। दूसरे टैक्स जो होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि जिस पर इम्पोज किए जाते हैं वो उसे दूसरे व्यक्ति के ऊपर टाल सकता है कि वो उसे शिफ्ट कर दे और उसे जो है दूसरा व्यक्ति भर दे। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाई थी जब मैंने इम्पैक्ट समझाया था, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन समझाया था और टैक्स सिस्टम समझाई थी कि किस तरीके से लोग जो है टैक्स को शिफ्ट कर देते हैं बड़ी स्मार्टली। तो ये जो है टैक्स इस समय इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो भी इंडिया में केवल 3 ही रह गए हैं और सारे टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है कस्टम ड्यूटी। कस्टम में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की ड्यूटी होती है, एक आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी होती है और एक आपकी जो होती है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और इनसे मिलने वाला जो पैसा है, क्योंकि ये भी इस बार जो है इनसे मिलने वाला जो पैसा है वो भी अब काफी कम है और केवल इस साल जो है 3 पैसे का टोटल कंट्रीब्यूशन जो है रुपए में 21-22 के हमारे बजट के हिसाब से हमें इससे मिलेगा। इसके बाद जो अगली इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं वो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है। गवर्नमेंट ने इस बार कुछ यूनियन एक्साइज ड्यूटीज को बढ़ाया है। मैंने आपको क्लास में जब बजट पढ़ाया था तो ये बात बताई थी कि हमें अपनी इंडस्ट्री को जो है फॉरेन वर्ल्ड से कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना था, इसलिए जो है ये हमारा बढ़ाया गया है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। इसकी वजह से जो है इस बार इससे मिलने वाला रिवेन्यू जो है 8 पैसे हो जाएगा, जो कि लास्ट ईयर जो है 7 पैसे था। अब आता है जीएसटी। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स 2017 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है और 2017 में इंट्रोड्यूस होने के बाद ये आया है और अब 2021 आ गया है, चौथा साल आ गया है और ये जो है चल रहा है। ये टैक्स जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जितने भी आज टैक्स है और इस साल ये टैक्स जो है वो हमें 15 पैसे का कंट्रीब्यूशन देने वाला है। तो आप ये देख लीजिए कि जितने भी टैक्सेस अब तक आपने देखे हैं उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी टैक्स का है तो वो जीएसटी का है और आज हम इसी जीएसटी को पढ़ेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िए कि जीएसटी जो है क्या है और ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर टैक्स पेयर में कैसे है। देखिए, इनकम टैक्स सबसे पहले कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे बड़ा जो था वो कंट्रीब्यूटर था, लेकिन अब उसकी जगह भी जीएसटी ने ले लिया है और जीएसटी को हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो है सबसे बड़ा हमारा टैक्स पेयर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है तो बड़े ध्यान से देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम शॉर्ट में जीएसटी भी कहते हैं। जी फॉर गुड, एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बहुत विशाल, मल्टी स्टेट यानी कि कई सारे स्टेट्स पर लागू होने वाला, सब स्टेट्स पर लागू होने वाला डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब है कि ये लास्ट वाले जहां जहां डेस्टिनेशन होता है उस पर लगाया जाता है। वैल्यू बेस्ड टैक्स है, जो भी जितनी वैल्यू ऐड करता है डेस्टिनेशन पे ओरिजिनल प्लेस पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लेवी किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल पे और कंजम्पशन पे गुड्स एंड सर्विसेज की।
और ये दोनों पे लगता है, गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है। तब लगता है जब आप उसका प्रोडक्शन करते हो, तब लगता है जब आप उसकी सेल करते हो, तब लगता है जब आप उस सर्विस या गुड को कंज्यूम करते हो। तो इस तरीके से जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है, और इसीलिए ये 2017 में जो है आपके इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम इस टैक्स को डेफिनेशन वाइज देखें तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी गुड्स और सर्विस पर लगने वाला वो टैक्स है विद वैल्यू एडिशन, जो कि जितनी भी वह हम वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी चीज में, हर स्टेज के ऊपर जितनी भी आप वैल्यू ऐड करोगे हर स्टेज के ऊपर, उसके कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूस चेन बेनिफिट्स के ऊपर प्रोड्यूसर से और सर्विस प्रोवाइडर पर, मैंने भी बोला अगर गुड्स पे टैक्स लग रहा है तो प्रोड्यूसर देगा, और सर्विस प्रोवाइडर पे लग रहा है तो सर्विस वाला देगा, points to the retailer label where the only the final consumer bear the tax, जहां पर कि केवल फाइनल कंज्यूमर टैक्स को बेयर करता है, और बीच वाला जो टैक्स है उसका टैक्स का इनपुट ले लिया जाता है कि आपने इतना टैक्स पे कर दिया तो उसका क्रेडिट मुझे दे दीजिए। ये टैक्स जो है वो बेस्ड है वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स, यानी कि हमारा एक देश है, एक मार्केट है, और पूरे देश में एक ही टैक्स है। ये टैक्स अप्लाइड किया गया इंडिया में 1 जुलाई 2017 को। इसको डेट को बड़े ध्यान से याद रखिएगा, बहुत सारे कंपटीशन में भी ये डेट पूछी जाती है कि जीएसटी इंडिया में कब अप्लाई हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के 122 अमेंडमेंट के कारण इसने 17 जो है टोटल सेंट्रल और स्टेट टैक्स को अपने अंदर समाहित कर लिया है। हमारा जो 130 करोड़ देशवासी हैं उनको एक कॉमन मार्केट देने के लिए या कॉमन मार्केट क्रिएट करने के लिए, तो 17 सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस जो है वो इसमें सब्स्यूम हो गए हैं या मिक्स हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जीएसटी एकदम से आ गया, जीएसटी के आने के पीछे एक कहानी है। सबसे पहले जीएसटी का आइडिया जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, और ये सन 2000 में दिया गया था जब उनकी गवर्नमेंट थी, और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी सेटअप की थी श्री असीम दास गुप्ता जी के अंडर में, जो कि उस समय वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनको बोला गया था कि आप एक जीएसटी मॉडल को डिजाइन कीजिए। इसके बाद 2003 में जब एफआरबीएम में एक्ट आया था और कलेक्टर साहब आए थे, तो उन्होंने भी इस टैक्स के लिए रिकमेंडेशन किया था कि हमें ये टैक्स लाना चाहिए। हालांकि 2009 में गवर्नमेंट ने इसको प्रेजेंट किया था और कांग्रेस गवर्नमेंट इसको लाना चाहती थी जो है, और अप्लाई करना चाहती थी, और ये माना जा रहा था कि 1 अप्रैल 2010 से ये जो है सारे देश में लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे आ गए और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ गए, जिसकी वजह से ये जो है नहीं हो पाया। फाइनली जो है लोकसभा ये 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ, 15 में पहले राज्यसभा से पास हुआ, और मई 2016 में जो है ये लोकसभा से पास हुआ। इसके बाद 1 जुलाई 2017 को जो है ये पूरे देश में जो है लागू कर दिया गया, और प्रेसिडेंट ने इसको लागू किया था। स्पेशल सेशन इसके लिए हमने पार्लियामेंट का बुलाया था, और रात को 12 बजे जो है स्पेशली 1 जुलाई को इसे लागू किया गया था। अब आता है कि हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी ही क्यों, या जीएसटी क्यों लाना पड़ा। तो इसकी कई सारी वजह थी। पहली वजह इसमें यह थी कि जीएसटी आने के पहले इंडिया में जो है वो मल्टीपल टैक्स सिस्टम था। मल्टीपल टैक्स सिस्टम का मतलब जानते हैं, बहुत सारे टैक्स लगे हुए थे। मैंने अभी आपको बताया कि जीएसटी ने अपने अंदर 17 टैक्सेस को समाहित कर लिया है। तो जीएसटी के आने से पहले इंडिया में इतने सारे मल्टीपल टैक्स लगे हुए थे कि उसी चीज के ऊपर हम गुड्स पे भी टैक्स देते थे, उसी पर हम सर्विस पे भी टैक्स देते थे। इतने सारे टैक्सेस उस पे लगे हुए थे, मल्टीपल टैक्स सिस्टम था, जिससे कि लोग परेशान हो गए थे या बिजनेसमैन परेशान हो गए थे। दूसरी बात, इससे आने से पहले, जीएसटी के आने से पहले हमारे देश में वेट चलता था। वेट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, जो कि हर कोई भी पर्सन जितनी भी वैल्यू ऐड करता है किसी प्रोडक्ट के अंदर, उसकी वैल्यू पे वो लगाया जाता है। लेकिन ये वेट की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वेट राज्य लगाते थे। इससे पहले सेल्स टैक्स था, सेल्स टैक्स बाद में वेट में कन्वर्ट हुआ। वेट राज्य लगाते थे और हर राज्य में इसकी अलग अलग रेट था। फॉर एग्जाम्पल, किसी राज्य में उसी चीज का रेट 4% था, किसी राज्य में 8% था, किसी राज्य में 12% था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना बता दूं, दिल्ली में कम था, 4% था, तो लोग क्या करते थे, जैसे दिल्ली से गाजियाबाद आते थे या यूपी बॉर्डर पर आते थे, आते ही पहले अपनी गाड़ी की टंकियां फुल करवा लेते थे।
या अगर उन्हें दिल्ली जाना होता था तो वो पहले दिल्ली बॉर्डर पे जाकर के अपनी सारी गाड़ी का टैंक फुल करवा लेते थे, क्योंकि वहां पे डीजल और पेट्रोल सस्ता मिलता था, क्योंकि वहां वेट कम था और हमारे यूपी के अंदर वेट ज्यादा था। तो इससे क्या हो रहा था कि गाजियाबाद के डीलर्स जितने भी थे वो बहुत नुकसान हो रहा था उनको, और वो तो कह रहे थे कि हमारे तो पेट्रोल पंप बंद भी हो गए, हमारे यहाँ तो वेट ज्यादा है, हम क्या करें, सरकार अगर ज्यादा ले रही है। तो सरकारों में पैरेललिटी नहीं है, हमारा क्या दोष है कि दिल्ली बिल्कुल जस्ट बॉर्डर पे 1 किलोमीटर पे कुछ रेट मिल रहा है तेल का, 1 किलोमीटर इधर पे कुछ मिल रहा है, ठीक इसी तरह ड्राई फ्रूट के साथ हो रहा है, ठीक इसी तरह और चीजों के साथ हो रहा है। तो इससे जो व्यापारी था वो अपने आप को एक चीटेड सा फील कर रहा था, और उसे लग रहा था कि हर चीज का वेट हर राज्य में अलग अलग है। हम एक राज्य, अगर मान लीजिए कोई एक व्यापारी है और वो कई राज्यों में अपना सामान भेजता है, तो उसको हर राज्य में अलग अलग वेट पे करना पड़ता है। तो उसके लिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि अगर उसका सामान 12 राज्यों में जा रहा है और 12 राज्यों में 4 विभिन्न रेट लगे हुए हैं वेट के, तो उसे तो यही कैलकुलेशन करना पड़ता था कि हर राज्य में मुझे कितना वेट देना पड़ेगा। तो इसलिए जो था, व्यापारी ये मांग कर रहे थे कि आप हमारे लिए एक ही टैक्स लगा दो, पूरे देश के लिए एक लगा दो, हमें बस इतना बता दो देना कितना है, हम देने के लिए तो तैयार है, हम मना नहीं कर रहे हैं देने के लिए। तो इसलिए जो है ये जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसा टैक्स होना चाहिए जो पूरे देश में एक ही दर से लागू हो, और हर जगह पर जो है वो एक ही दर हो, ताकि लोगों को पता है कि इस चीज पर मुझे टैक्स कितना देना है। इस सब का रिजल्ट एक और हो रहा था कि लोग डबल टैक्सेशन दे रहे थे। डबल टैक्सेशन कैसे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जनरली लग्जरी आइटम में आते हैं, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अच्छा खासा वेट लगा हुआ था और अच्छा खासा टैक्स लगता है। तो पहले आपने प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स दिया, इसके बाद मान लीजिए आप पार्लर गए और आपने कोई सर्विस कराई, आपने फेशियल कराया, आपने पेडिक्योर कराया, या आपने कोई भी सर्विस कराई और उसमें वो प्रोडक्ट यूज हुआ, तो अब आपको वहां सर्विस टैक्स में भी देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन हो जाता है कि आपको कई बार कई चीजों का डबल डबल टैक्स देना पड़ जाता था। तो इसलिए जो है ये हो रहा था कि टैक्स आप हमसे एक बार ले लो, हम टैक्स देने की मना नहीं कर रहे हैं, हर आदमी का यही करना था, पर एक बार हम गुड पे टैक्स देते हैं, फिर जब हम उस गुड को यूज कर लेते हैं तो फिर वो जो है हम सर्विस पे टैक्स देते हैं। और जब हम डबल टैक्स देते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर में भी जो हमारी लोअर क्लास है उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो गरीबों के ऊपर बहुत कम असर डालते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जनरली प्रोग्रेसिव होते हैं और हम पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं, एबिलिटी टू पे कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं, उन लोगों से लेते हैं जो कि उसे दे सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति से लिया जाता है, उसकी पेइंग कैपेसिटी हो या ना हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली जो है वो लोअर क्लास के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो इसका अगला डिफेक्ट जो हमारे टैक्सेस का था वो था कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे थे हमारे प्रोडक्शन और सर्विसेज के ऊपर। तो उनका बड़ा सारा कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा था हमारी प्रोडक्शन और सर्विसेज के ऊपर, क्योंकि कई राज्यों में वही सर्विसेज बहुत महंगी थी, कई राज्यों में सस्ती थी, यही प्रोडक्ट के साथ हाल था। एक और नुकसान जो हमें था, क्योंकि इतने सारे टैक्स लगे हुए थे और इतनी तरह के टैक्स लगे हुए थे, तो टैक्स को इकट्ठा करने में ही बहुत सारी कॉस्ट हमारी लग जाती थी। दूसरा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल था। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स करना है, हर राज्य में वेट अलग अलग है। इसके अलावा हर राज्य में इतने सारे टैक्स लगे हुए हैं, कहीं लग्जरी टैक्स है, कहीं एंटरटेनमेंट टैक्स है, कहीं ऑक्ट्राई है, कहीं कोई टैक्स है। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल था, और पता ही नहीं चल पाता था कि एक्चुअली टैक्स कलेक्शन हमारे पास कितना हो रहा है। दूसरा, इसी तरह जो कॉस्ट थी टैक्स कलेक्शन की वो बहुत हाई थी, और एक्चुअली में टैक्स इतना ज्यादा कलेक्ट नहीं हो पा रहा था। अगली प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमें जीएसटी लाना पड़ा वो था कि टैक्स कलेक्शन में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। किसी स्टेट में वेट बहुत ज्यादा लगा होता था, उसमें टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता था, कहीं पे नहीं था तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, उस स्टेट का टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो जाता था। तो हमारे टैक्स कलेक्शन के अंदर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, जिसकी वजह से जो है हमें इसको लाना पड़ा। अब आता है कि इसने क्या किया, जीएसटी ने रिप्लेस किया है हमारे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को। देखिए कौन कौन से हैं वो। सेंट्रल लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो सेंट्रल लेवल पे जो टैक्सेस हैं उसमें सबसे पहला टैक्स आता है आपका सेंवेट या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये पहले लगा हुआ था, अब खत्म हो गया। दूसरा सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स हमारे देश में 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और धीरे 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 करके ये सभी सर्विसेज पे लागू हो गया, और इसका रेट भी धीरे धीरे इंक्रीज कर दिया गया। तो यहाँ से डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि एक बार हम टैक्स गुड्स पे दे रहे थे, एक बार हम सर्विसेज पे दे रहे थे।
इसी तरह काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सेंटर का सेल्स टैक्स, बहुत तरह के सरचार्जेस और सेस जैसे एजुकेशन सेस वगैरह हो गया। तो ये सारे टैक्स जो है जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए। इसी तरह स्टेट लेवल पे देखिए, स्टेट लेवल पे जो है जितने भी टैक्सेस थे वो इसमें मर्ज हुए। स्टेट लेवल पे कौन कौन से टैक्सेस पे मर्ज हुए, इसमें सबसे पहला आता है आपका वेट। वेट के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी। वेट को पहले पहले ये सेल्स टैक्स के नाम से था, लेकिन 2003 से वेट जो है लागू होना शुरू हुआ। 2003 में सबसे पहले हरियाणा में लागू हुआ, इसके बाद 2005 में जो है 24 स्टेट्स में लागू हुआ। यूपी लास्ट स्टेट था जिसने कि वेट को अपनाया। तो वेट आया, फिर उसके बाद परचेज टैक्स लगा हुआ था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा हुआ था, लग्जरी टैक्स लगा हुआ था, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, जुआ हुआ, इन पर टैक्स लगता था। और एंट्री टैक्स, अगर आप किसी स्टेट के अंदर एंटर कर रहे हो तो आपको उस देश उस स्टेट के अंदर एंटर करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि चुंगी देनी पड़ेगी, ऑक्ट्राई चुंगी को कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सरचार्जेज और सेस जो है स्टेट भी चार्ज करता था। तो ये सारे के सारे टैक्स देखिए, 6 और 7 13 तो मैंने इसमें दिए हुए हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे टैक्स, टोटल 17 टैक्स जो थे वो जीएसटी आने के बाद जो है खत्म हो गए। अब आता है कि इसके की फीचर्स क्या हैं या जीएसटी के की फीचर्स क्या हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो जीएसटी अपनाया गया है वो ड्यूल जीएसटी है। ड्यूल जीएसटी का मतलब होता है डबल जीएसटी। देखिए जीएसटी दो तरीके का होता है, एक सिंगल जीएसटी और एक डबल जीएसटी। विश्व के 165 देश इस समय जीएसटी को अपना चुके हैं, लेकिन इंडिया ने ब्राजील और कनाडा को फॉलो करते हुए सिंगल जीएसटी को ना अपना करके इसने जो है वो डबल जीएसटी को अपनाया है। डबल जीएसटी क्या है कि देखिए इसमें दो तरह के टैक्स हैं, पहला है सेंट्रल जीएसटी और दूसरा है स्टेट जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप तो कभी मॉल गए होंगे या आप खाने पीने की बीकानेर वगैरह की शॉप पे गए होंगे तो आपने बिल देखा होगा। अगर किसी चीज पे 18% टैक्स लगा होता है तो उसका ये होता है कि 9% सीजीएसटी और जो है 9% आपका होता है उसमें एसजीएसटी। 9% सीजीएसटी, 9% आपका एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है वो टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। एसजीएसटी का मतलब है कि वो टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो अगर किसी चीज पे 18% का टैक्स लगा है तो 9% दोनों को जाता है। इसी तरह एक होता है आईजीएसटी जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनमें फर्क समझिए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी में फर्क क्या है। देखिए अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, गाजियाबाद में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ और अगर मेरा सामान सिर्फ यूपी के अंदर जाता है तो मेरे ऊपर जो लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि अगर मेरी किसी भी वस्तु पे 18% टैक्स लगता है तो मुझे 9% जो है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और मेरे ऊपर 18% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा माल जो है गोवा जाता है, महाराष्ट्र जाता है या किसी और स्टेट में जाता है यूपी को छोड़ करके, तो मेरी प्रोडक्ट पे जो टैक्स अप्लाई होगा वो होगा आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड, यानी कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अपना माल भेज रहे हैं। अगर आप एक देश से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना माल भेजोगे तो फिर जो आपके ऊपर अप्लाई होगा वो आईजीएसटी होगा, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई नहीं होगा। तो दोनों का अंतर बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आपका सिंगल स्टेट है उसमें गुड्स और सर्विस सप्लाई हो रही है तो आप पर सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा। अगर आपका मल्टीपल स्टेट है या किसी दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है तो जो टैक्स आप पर अप्लाई होगा वो आईजीएसटी होगा। तो इस अंतर को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। ये कई बार कंपटीशन में भी आ जाता है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में समझा रही हूँ। अब है रेट्स ऑफ जीएसटी। इंडिया में जीएसटी के रेट्स कितने हैं। तो देखिए इंडिया में 5 तरह के जीएसटी रेट्स है। पहला है 0%। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं है या जीरो है। ये वो गुड्स हैं जो एसेंशियल गुड्स हैं, खाने पीने की वो एसेंशियल गुड जिस पर कि 0% का टैक्स है। कुछ वो गुड्स हैं जिन पर 5% का टैक्स है। कुछ वो गुड्स हैं जिन पर 12% का टैक्स है। कुछ वो हैं जो 18% का है। और 28% के अंदर वो गुड्स आती हैं जो आपकी लग्जरी गुड्स हैं। जो आपकी लग्जरी गुड्स है उनके ऊपर 28% की दर से जो है वो जीएसटी लगाया गया है। इसके अलावा कुछ गुड्स आपको ऐसी भी मिलेंगी
जिनके ऊपर की जीएसटी और सेस दोनों लगाया गया है। तो ये वो गुड्स हैं जो कि या तो लग्जरी है, जैसे कि आपकी BMW कार हो गई या आपकी जो है मर्सिडीज हो गई, या डिमेरिट गुड्स हैं, यानी कि जिनके यूज को गवर्नमेंट जो है डिमोट करना चाहती है या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप इनका यूज करें, जैसे कि टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया। ये चीजें वो डिमेरिट गुड्स हैं जिनके यूज को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है। तो इन पर गवर्नमेंट ने सिर्फ जो है टैक्स ही नहीं लगाया है, बल्कि उसके ऊपर सेस भी लगा रखा है। इसके अलावा गोल्ड के ऊपर 3% का जीएसटी लगा हुआ है। कुछ हमारे प्रेशियस स्टोन्स हैं जो रफ होते हैं, जैसे हीरा वगैरह है, जो विदेशों से आते हैं और जिन्हें पॉलिश करके हम वापस एक्सपोर्ट के लिए भेज देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, उनके ऊपर जो है 0.25% का जीएसटी जो है वो लगा हुआ है। इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी जीएसटी के अंदर नहीं आती, जिन पर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है और वो अभी तक जीएसटी के अंडर में हम नहीं ला पाए हैं। इनमें कौन सी आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल और पेट्रोल। आजकल आप देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम कहाँ पर जा रहे हैं और उनके ऊपर इतना ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटीज लगा रखी है कि हमारा पेट्रोल 100 के रेट पर पहुंच गया, 100 रुपीज के रेट पर। इसी तरह नेचुरल गैस, एटीएफ का मतलब होता है जो आप हवाई जहाज के अंदर फ्यूल भरते हैं, तो उसे हम एटीएफ कहते हैं। एविएशन फ्यूल होता है ये, एविएशन टरबाइन फ्यूल, तो इसे हम एटीएफ कहते हैं। ये भी जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं आता। अब है कि जीएसटी की गवर्नेंस कैसे होती है या जीएसटी कैसे गवर्न होता है। तो जीएसटी गवर्न करती है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी को गवर्न करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल है। ये एक जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि हेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि जो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होगा, पहले अरुण जेटली जी थे जब ये आया, अब निर्मला सीतारमण जी है, तो ये उनको द्वारा हेड किया जाता है, वो इसके चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इसमें मेंबर होते हैं। 2/3 इस काउंसिल में ये मैंडेटरी है कि 2/3 रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो स्टेट से होंगे और 1/3 जो होंगे वो हमारे यूनियन से होंगे, यानी कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे या यूनियन टेरिटरीज से होंगे। और जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो 3/4 मेजोरिटी ऑफ द वोट से लिए जाएंगे। और काउंसिल की मीटिंग होने के लिए कम से कम कोरम जो हमें चाहिए वो 50% है, यानी कि मिनिमम 50% लोगों का उपस्थित होना वहां पर अनिवार्य है। इसी तरह जितने भी डिसीजन जीएसटी के अंदर लिए जाते, जीएसटी के रिगार्डिंग लिए जाते हैं, वो सारे डिसीजन ये काउंसिल ही लेती है। किस किस गुड को जीएसटी के अंदर लाया जाएगा, किस किस गुड को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, जीएसटी के रेट्स क्या होंगे, किस गुड के ऊपर हमें जीएसटी घटाना है, किस गुड के ऊपर हमें जीएसटी बढ़ाना है। तो जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं, सजेशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उस पर ये जीएसटी काउंसिल विचार करती है और उसके बाद अपना जो है डिसीजन देती है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह अगर जीएसटी के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई भी डिस्प्यूट करना है, तो उसकी सेटलमेंट अथॉरिटी के रूप में भी यही काउंसिल काम करती है कि उस डिस्प्यूट को सेटल कैसे किया जाएगा। ये है जीएसटी का गवर्नेंस, यानी कि जीएसटी गवर्न कैसे होती है। अब है कि जीएसटी वर्क कैसे करता है। तो जीएसटी वर्क करता है जीएसटीएन नेटवर्क के थ्रू। एक जीएसटीएन पोर्टल बना हुआ है गवर्नमेंट का, जिसे कि एक प्राइवेट कंपनी है इन्फोसिस इंडिया की जो मैनेज करती है। और ये 3 तरह की सर्विसेज जो है उस जीएसटीएन पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड करती है। इसमें पहली सर्विस है रजिस्ट्रेशन। अगर आप जीएसटी भरना चाहते हैं या आपको जीएसटी भरना है, तो सबसे पहले आपको इस जीएसटीएन पोर्टल पे जाना होगा और अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे तो आपको एक 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जब आपको 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो जब भी आप जीएसटी भरेंगे पहले आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को मेंशन करना होगा। तो ये पहला काम इसका है, रजिस्ट्रेशन करना। दूसरा काम है पेमेंट। पेमेंट के लिए इसने बहुत सारे फॉर्म जीएसटीएन पोर्टल पर डाले हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3। इस वक्त जो है 11 तरह के फॉर्म इस पोर्टल पर है। जीएसटीआर 1 वो फॉर्म है जिसमें कि आपको अपने बारे में जानकारी देनी होती है, प्लस आपको ये बताना होता है कि आपने सामान किसको बेचा, कब बेचा, कहाँ बेचा, कितना बेचा, इस सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। जीएसटीआर 3 जो है वो हमें ये बताता है कि आप जीएसटी कितना भर रहे हो, आपने इनपुट
कितना लिया है, इनपुट क्रेडिट कितना लिया है, और आप खुद कितना भर रहे हो, और आपका आउटपुट कितना बनता है, टोटल जीएसटीआर आपका कितना बनता है। ये जीएसटीआर फॉर्म अलग अलग फर्म के लिए अलग अलग है, क्योंकि हर एक फर्म का जो अपना व्यापार है उसका वॉल्यूम अलग है। तो वॉल्यूम के हिसाब से ये जीएसटीएन फॉर्म बनाए गए हैं, और हर कंपनी को अपनी जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के हिसाब से ये जीएसटीआर फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। ये हमारे कॉमर्स का पार्ट है कि कौन सा बंदा कौन से फॉर्म भरता है। जनरली सीएस के कोर्सेज में और एमकॉम के कोर्सेज में ये पढ़ाया जाता है। तीसरा मेन काम जो ये जीएसटीएन पोर्टल करता है वो है रिफंड का, यानी कि आपने जो जीएसटी भरा है उस पर आप जो रिफंड देंगे वो काम ये करता है। तो ये इसका नेक्स्ट काम है, आपको रिफंड प्रोवाइड करना, आपके टैक्स का इनपुट क्रेडिट आपको देना। अब आता है कि हमें जीएसटी के बेनिफिट क्या हुए आज तक। देखिए, जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि वन नेशन वन टैक्स है। आज हमें पता है कि इस चीज के ऊपर 5% टैक्स है, तो आप चाहे गोवा चले जाओ, चाहे महाराष्ट्र चले जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे यूपी में बेचो, आपको उस चीज पर 5% ही टैक्स देना है पूरे देश के अंदर। तो वन नेशन वन टैक्स का फॉर्मूला इसमें लागू किया है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको 5% टैक्स देना है तो पूरे देश में ये रेट यूनिफॉर्म है, कहीं भी ये डिफरेंट नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा पूरा देश एक कॉमन नेशनल मार्केट में कन्वर्ट हो गया है। पहले जब 2017 में ये लागू हुआ था तो जे.एंड.के इसका पार्ट नहीं था, लेकिन अब जे.एंड.के भी इसमें जोड़ दिया गया है। इसलिए जो है जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो चुका है, और अब हमारा देश पूरी तरह कॉमन नेशनल मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है। एक और फायदा हमें जीएसटी से हुआ है कि हमें बहुत तरह के टैक्सेस से छुटकारा मिल गया। मैंने अभी आपको बताया इतने सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं इंडिया में टैक्स। मैंने जो आपको परसों टैक्स स्ट्रक्चर बताया था, तो मैंने आपको बताया कि टोटल इंडिया में इस समय लोगों के ऊपर सिर्फ 5 तरह के टैक्स हैं। 2 डायरेक्ट टैक्सेस हैं और 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसमें भी अगर हम पीपल की बात करें तो लोगों को केवल इनकम टैक्स देना है और जीएसटी देना है। अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट्स को कॉर्पोरेशन टैक्स देना है। अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं तो उनको जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी भी देनी है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस को इसने बताया है, और उनके कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ डबल टैक्सेशन उसको इन्होंने बचाया है। इसी तरह फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अभी देश में कोई चेक पॉइंट नहीं है। आप देश में कहीं भी अपना सामान ले जाइए, अगर आपके पास ई वे बिल है, अगर आपके पास जीएसटी का प्रॉपर फॉर्म भरा हुआ है, आपको किसी चेक पॉइंट पे कोई भी रोक नहीं सकता है। तो पूरे देश में आप फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इसी तरह कंज्यूमर के लिए प्राइसेस में रिडक्शन हुआ है, क्योंकि पूरे देश में एक ही तरह का जीएसटी है, अब डिफरेंट तरह के वेट जो है वो लागू नहीं है। इसी तरह टैक्स कंप्लाइंस बहुत बड़ा है, यानी कि टैक्स लेने का जो खर्चा था, जो कॉस्ट आता था, वो हमारा बहुत कम हुआ है, क्योंकि ई वे बिल सारा ऑनलाइन है, हर काम आपको ऑनलाइन करना है, तो बहुत सारा खर्चा हमारा बचा है। एक और फायदा इससे हुआ है कि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी का विस्तार हुआ है, और हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मैंने अभी आपको बताया कि इस साल 15 पैसे जो है वो हमारे जो है वो इससे आने वाले हैं, हमारे जीएसटी से आने वाले हैं, जो कि हाईएस्ट है टोटल पांचों टैक्सेस में। तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो भी दिन पे दिन बढ़ रहा है। ये देखिए, ये मैंने पिछले 4 सालों में जब से जीएसटी शुरू हुआ है तब से आज तक इसने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो मैंने आपको इस चार्ट में शो किया है। देखिए, हमारा फाइनेंशियल अप्रैल टू मार्च है, मैंने कल भी आपको बताया था जब बजट पढ़ाया था, 1 अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है, तो इसलिए ये चार्ट अप्रैल से शुरू होता है। चूंकि पहले 3 सालों में आपको ये 3 जुलाई तक 3 सालों का मिलेगा। रीजन ये है कि जो है 2017 में ये जुलाई से शुरू हुआ, तो अगस्त में ये पहली बार आया। तो अगस्त में जब पहली बार आया तो देखिए ये पहला साल है जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ से आपको 4 साल का मिलेगा। 4 साल 4 साल 4 साल, लेकिन अभी चूंकि हमारा जनवरी तक आया है तो जनवरी तक का मैंने आपको शो कर दिया है, फरवरी और मार्च का इस साल का नहीं आया है। तो ये लास्ट वाला येलो वाला बार आपको इन 2 में नहीं मिलेगा। अब हम लेटेस्ट इस साल पर आते हैं। पिछले साल इकोनॉमी डूबी थी, जीएसटी बहुत कम कलेक्ट हुआ। गवर्नमेंट का टारगेट था कि जीएसटी लागू होने के बाद मिनिमम 1 लाख करोड़ हम हर साल इकट्ठा करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर कोरोना पैंडेमिक आई। आपको मालूम है कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल को, उस समय लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन लग चुका था तो हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत कम हुआ। मई में देखिए थोड़ा सा उठा है, थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलना शुरू है, जैसे जैसे लॉकडाउन खुला थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर ये कम हो गया और कम हो गया।
लेकिन जैसे ही सितंबर से लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ और हमारा फेस्टिवल सीजन आना शुरू हुआ, चीजों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, तो ये जीएसटी बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी लगातार ये इंक्रीज कर रहा है, लगातार देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, और हर बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जमा हो रहा है और इन पे लगातार का इंक्रीमेंट है। ये भी शो कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और हमारी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ की तरफ से अब बाहर आने लगी है। जीएसटी का बढ़ना हमें बहुत सारी चीजों की तरफ शो करता है। इकोनॉमी हमारा ग्रो कर रही है, फिर से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, फिर से इकोनॉमी जो है वो हमारी चलनी शुरू हो गई है। अब आता है कि जीएसटी की प्रॉब्लम्स क्या है। जीएसटी ऐसा नहीं है कि फॉल्ट फ्री है, अभी भी इस पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और हमारे बिजनेसमैन बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि हमारे यहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ जीएसटी स्लैब है। मैंने अभी आपको बताई 8 है, 0, 5, 12, 18, 28, 28 प्लस सेस, इसके अलावा 3% गोल्ड पर, 0.25% होगा, तो दिखने को 5 दिख रहे हैं लेकिन है 8। 115 देशों की जब जहां जीएसटी की स्टडी की गई तो हमने ये पाया कि सबसे ज्यादा स्लैब इन जीएसटी के केवल इंडिया में है। मैक्सिमम कंट्री ऐसे हैं जहां पर जीएसटी के केवल 1 या 2 ही स्लैब हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो जीएसटी का रेट है वो भी हाईएस्ट है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि जीएसटी के स्लैब बहुत ज्यादा है, दूसरे इसके रेट्स बहुत हाईएस्ट है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जीएसटी पूरा का पूरा आईटी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप जीएसटी नहीं भर सकते, और आईटी स्ट्रक्चर उसका इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो आम आदमी की समझ में नहीं आता। आम आदमी तो भर ही नहीं सकता, उसे बिजनेसमैन के लिए भरना तो इम्पॉसिबल है। वो बेचारा सीए के चक्कर काटता रहता है। तो जीएसटी जब से लागू हुआ है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि बेचारा सीए के पास भागता फिरे और सीईओ को कहता फिरे कि अब मेरा भर दो, अब मेरा भर दो। अब पहले तो इसमें इतने सारे फॉर्म्स थे, आपको हर महीने का जीएसटी भरना है, तो मंथली भरना है, फिर 11 महीने जाके क्यूमुलेटिव भरना है, फिर उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। तो आपको टोटल 12 जीएसटी फॉर्म भरने हैं। तो पता चला कि 25 तारीख के बाद जाकर के वो तो पोर्टल पे ही बैठा रहता था और सीए के पास बैठा रहता था कि भाई मेरा जीएसटी भर दे, क्योंकि जीएसटी अगर ना भरे तो उसके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगती थी। इसके अलावा प्रॉब्लम है जीएसटीएन पोर्टल पे। आपको मालूम है कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, 130 अरब लोग हैं हम, इतना बड़ा बिजनेस मार्केट है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही 25 तारीख के बाद जीएसटी भरने की डेट आती थी, पोर्टल कोलैप्स कर जाता है। पोर्टल कोलैप्स करता है और जीएसटी भर नहीं पाता, और पता चला कि व्यापारी के 5 दिन केवल उसे भरने के अंदर वेस्ट होते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा जो है इसने सारी फर्म्स के ऊपर कॉस्ट बढ़ा दिया, उसे अब सीए की फीस देनी पड़ती है। सीए मिनिमम 5-1.5 हजार रुपये लेता है इसको भरने के लिए। तो बेचारी जो छोटी छोटी फर्म है उनका कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। वो तो बेचारी वैसे ही अपना बिजनेस अपने मार्जिन रेट पर चला रही थी और ऊपर से ये भरने का प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अब सीए की फीस अलग से होगी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मॉल्स हैं, बड़े बड़े रिटेल स्टोर हैं, उनके लिए तो ये करना आसान है, लेकिन इन लोगों के लिए करना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि ये टैक्स बिजनेसमैन फ्रेंडली तो बिल्कुल ही नहीं है। सबसे बड़ा फॉल्ट इसका है, जब से ये आया है बिजनेसमैन इतना परेशान हो रहा है। उसके लिए सेल्स टैक्स भरना आसान था, वेट भरना आसान था, लेकिन ये भरना उसके लिए नाको चलने चबाने जैसा है, क्योंकि हमारे बिजनेसमैन को आज की डेट में भी कंप्यूटर नहीं आता। हमारे कोर्सेज में ये अभी अपडेट नहीं किया गया है, हमारे बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा कि इसे भर कैसे रहे हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके। तो बिजनेसमैन फ्रेंडली नहीं है। एक और प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि एक्सपोर्टर जो इस टैक्स को भर भी देते हैं, उनको अपना रिटर्न टाइम से नहीं मिलता। जब उनको अपना रिफंड टाइम से नहीं मिलता तो नेचुरली वो अपना अगला ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते, तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है। इससे एक और नुकसान हुआ है, टैक्स की चोरी और ज्यादा बढ़ गई है। अभी आपने देखा कि बस पिछले 4 महीनों में 1 लाख से ऊपर हुआ है। अगर आप वो वाला ग्राफ दोबारा उठा के देखना और दोबारा स्टडी करके देखना कि 1 लाख से ऊपर कब कब आया है, बहुत कम आया है। तो इसका मतलब इस टैक्स की चोरी हो रही है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ई वे बिल के साथ है। ई वे बिल जनरेट करना मुश्किल है, ई वे बिल के साथ बड़े सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। 50,000 से अगर आपका कम है तो आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं है। तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो है वो ई वे बिल से बच सकते हैं। तो नेचुरली है कि जो हमारे व्यापारी हैं वो कम इनवॉइस लगा रहे हैं और वो कम कर रहे हैं। अब आता है क्लैरिटी नहीं है लोकल टैक्सेस की, तो बहुत सारे स्टेट्स ने अपने टैक्स लगा दिए हैं, जैसे कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट जीएसटी के आउट हो गए हैं। मैं बहुत जल्दी आपको सजेशन बताऊंगी क्योंकि ये मीटिंग एंड होने जा रही है। सबसे पहले प्रोसीजर जो है जीएसटी फाइलिंग का वो इजी होना चाहिए, और जो जीएसटी फॉर्म है वो कम होने चाहिए या केवल 1 पेज के होने चाहिए। जीएसटी के स्लैब को हमें रिड्यूस कर देना चाहिए और केवल ये 1 और 2 ही होने चाहिए। कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो है जैसे कि टैक्स रेट और जीएसटी फॉर्म, उनको हमें रिजॉल्व करना चाहिए।
आईटी स्ट्रक्चर जो है जीएसटी का उसे बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए और सिंपल बनाना चाहिए। और जीएसटीएन पोर्टल पे ऐसा होना चाहिए कि ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेटर लगाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव है। ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेटर लगाओ, जैसे कोई बंदा अपना डाले मैंने इतनी सेल की और मेरा इतना वो है, तो तुरंत उसे पता चल जाए मुझे टोटल टैक्स कितना भरना है, वो तुरंत क्लिक करे और उसे भर दे। तो ये ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेटर वहां होना चाहिए। आईटी की टेक्निकल टीम होनी चाहिए वहां 24 आवर, कि अगर किसी व्यापारी को भरने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो तुरंत उसकी मदद कर सके कि उसे करना कैसे है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है ये काम करें। ठीक है, तो ये जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है बहुत प्रॉब्लम्स इसमें आने वाली हैं। तो जीएसटी पोर्टल में सपोर्ट करने के लिए टीम होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा यूथ जो है, आप लोगों को जीएसटी प्रोफेशनल के रूप में ट्रेंड करना चाहिए। गवर्नमेंट 3-3 महीने की ट्रेनिंग दे और आपको ये सिखाए। और आप लोग 200-250 रुपए में जैसे इनकम टैक्स भर के देते हैं, 200-250 रुपए में अपने व्यापारियों की मदद करें और इस टैक्स को भरें। इससे क्या होगा कि उनको भी मदद मिल जाएगी, आपकी भी पार्ट टाइम अर्निंग हो जाएगी, आपको भी रोजगार मिलेगा। तो अगर हम एमकॉम में इंट्रोड्यूस कर दें, इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कर दें, एमबीए में इंट्रोड्यूस कर दें, तो बच्चों को बहुत फायदा होगा। अगर सर्वर हैंग करता है तो कोई भी पेनल्टी टैक्स पेयर के ऊपर लगनी नहीं चाहिए। इसके बाद जो है अगले सजेशन मैं बहुत जल्दी लूंगी, क्योंकि ये इमीडिएटली फंड हमें प्रोवाइड करना चाहिए और ऑटोमेटिकली वो आ जाना चाहिए। उसके बाद टैक्स इवेजन को चेक करने के लिए हमें इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए और उन टैक्स पेयर को रिवॉर्ड करना चाहिए जो कि इसे टैक्स को पे कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसके अंडर में लाने चाहिए। किसी स्टेट को लोकल टैक्स लगाना अलाउ नहीं होना चाहिए। ई वे बिल जो है वो रेक्टिफाइड होना चाहिए इमीडिएटली। ई वे बिल कंपलसरी होना चाहिए। उसकी जो लिमिट है वो 50,000 से ज्यादा होनी, कम हो, हटा देनी चाहिए। और हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी भी गुड और किसी भी चीज में। ये था आपका टोटल जीएसटी और ये जीएसटी आपका खत्म हो गया।